दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, लोकतंत्र अक्सर चमत्कार को नमस्कार करता है। चमत्कार को नमस्कार करना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और इसी चमत्कार के बूते, चमत्कार को नमस्कार करने की प्रक्रिया के बूते आप सब ने देखा कि नरेंद्र मोदी और राबड़ी देवी जैसे लोग जिन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था, वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गए थे। लेकिन लोकतंत्र और लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाली वैशाली, और वैशाली जिस राज्य में स्थित है वो बिहार, एक बार फिर से जनता के बीच लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के लिए जाने के लिए तैयार है। तो क्या वहां फिर एक बार चमत्कार को नमस्कार करने की प्रक्रिया दोहराई जाएगी? कई सारे सवाल हैं और इन सवालों के बीच लक्ष्य परिवर्तित किए जा रहे हैं, टारगेट घटाए जा रहे हैं, गोल पोस्ट चेंज किया जा रहा है और दिल्ली से बड़े बड़े चाणक्य, तथा कथित या वास्तविक जो भी हो, चाणक्य बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, अलग अलग इलाकों में बैठ के कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार को जिस मुकाम पर लाकर पिछले 48 घंटों में छोड़ दिया है, उन 48 घंटों का सबसे बड़ा बदलाव यदि देखा जाए तो एक बात साफ दिखती है, और वो बदलाव ये है कि अमित शाह, जो अक्सर बड़े बड़े टारगेट सेट करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि बड़े टारगेट सेट करके लोगों के मनोविज्ञान को प्रभावित करती है, कई बार कामयाब भी होती है, यूं कहें ज्यादातर मौकों पर कामयाब होती है, और इक्का दुक्का मौकों पर नाकामयाबी भी हासिल होती है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी 400 पार का नारा दिया गया। वो 400 पार का नारा गले की हड्डी बन गया और संविधान बचाओ के नैरेटिव के साथ सीधा सीधा जुड़ गया या जोड़ दिया गया। लेकिन बिहार में 2025 में 225 का नारा पिछले एक सालों से गूंज रहा था। 2025 में 225, लेकिन 225 का नारा अचानक 160 में क्यों बदला? अचानक ये दो तिहाई बहुमत के आंकड़े से नीचे क्यों आया? आज अमित शाह अररिया में थे, और अररिया में जब अमित शाह थे, सीमांचल के इलाके में, लोगों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो एनडीए, जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग 2025 में 225 की बातें करते हैं, अमित शाह ने 160 की बातें की। अब बिहार विधानसभा 243 मेंबर की है, बहुमत का आंकड़ा 122 पर होता है, दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा 162 पर होता है। तो अमित शाह ने दो तिहाई बहुमत से नीचे यानी साधारण बहुमत का आंकड़ा क्यों सेट किया? क्या बिहार की सामाजिक वास्तविकताओं की जानकारी उन्हें हो गई है? क्या बिहार के अंदर राहुल गांधी इंपैक्ट उन्हें दिखाई दे गया है, या बिहार के अंदर नीतीश कुमार जरूरी से ज्यादा मजबूरी है, ये हालात अमित शाह ने भांप लिए हैं? या फिर जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने बीजेपी की प्रदेश की पूरी लीडरशिप को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया, उस हालात में लक्ष्य घटाना ही एकमात्र मजबूरी रह गई है? दरअसल इन सब का मिला जुला स्वरूप है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई लीडरशिप नहीं है। बिहार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ या राजस्थान नहीं है जहां बिना किसी लीडरशिप के भी बिहार में बीजेपी चुनाव जीत ले। ये कोशिशें 2015 में हुई थी और एक चौथाई से भी कम सीटों पर एनडीए वहां सिमट गई थी। लेकिन अब जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों पर यदि गौर करें तो नीतीश कुमार ने पिछले 48 घंटों के दरमियान दो तीन बड़ी चीजें, यूं कहें कि एक तीर से कई निशाने साधे हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे का भी इस्तेमाल हुआ है, योजना बिहार सरकार की, प्रधानमंत्री को भी साथ में जोड़ा गया, उनसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपील कराई गई, सीधा संवाद कराया गया, और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जैसी स्कीम के नाम पर 75 लाख महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपए दिए, उसका इंपैक्ट क्या है? और उस इंपैक्ट के बावजूद 225 के लक्ष्य को तो और आगे बढ़ना चाहिए था। आखिर पीछे क्यों हटाया गया? यही वो परिस्थिति है जो बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा गेम चेंजर दिखाई दे रही है, और यहीं पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी के लिए सिल्वर लाइनिंग दिख रही है कि वह आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी और अखिलेश तेजस्वी यादव इन हालातों को पहचाने तो सही। अखिलेश यादव ने तो उत्तर प्रदेश में पहचान लिया था संविधान बचाओ के नैरेटिव को, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव क्या पहचान पा रहे हैं? तो सबसे पहले नीतीश कुमार की स्कीम और इसकी इंपैक्ट को समझते हैं। नीतीश कुमार ने जो 75 लाख रुपए डाले, 75 लाख लोगों को 10-10 हजार रुपए दिए, तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए डाले,
चर्चा है कि 20-25 लाख और लोगों को भी और महिलाओं को भी दिए जा सकते हैं। अब 10,000 रुपए का बिहार के लिए क्या इंपैक्ट है और किस सोशल ग्रुप को वो सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा है, लक्ष्य बना रहा है, वो देखना ज्यादा जरूरी है। आपने महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में सुना होगा मैया सम्मान योजना, या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो 3-3 हजार रुपए दे रहे थे। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से लगभग 2.5-3 हजार रुपए दिए गए थे। तो जरा महाराष्ट्र और बिहार की परिस्थितियों पर गौर करें। महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय प्रति महीने लगभग 26,000 रुपए है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 5,500 रुपए है। तो जहां प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जिस राज्य में 26,000 रुपए है, वहां 3,000 रुपए की स्कीम गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो जहां 5,500 रुपए मात्र प्रति व्यक्ति आय है, वहां यदि 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि ये कितना बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन इस गेम चेंजर होने के बावजूद लक्ष्य क्यों घटाया गया? तो असल बात यह है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार राजनीति कौन सी करते हैं। नीतीश कुमार लौकुश की राजनीति करते हैं, नीतीश कुमार अति पिछड़ा की राजनीति करते हैं, नीतीश कुमार महादलित की राजनीति करते हैं। अब लौकुश, अति पिछड़ा और महादलित, स्वाभाविक है कि जो पैसे बांटे गए हैं उसमें लौकुश समाज को बहुत बड़ा हिस्सा नहीं मिला होगा, क्योंकि आजीविका और दूसरे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए लोगों को ज्यादातर ये पैसा मिला है। 18 से 60 साल के बीच की महिलाओं को मिला है। इसके अलावा भी वृद्धा पेंशन या दूसरी योजनाओं के पूर्व के पैसे को बढ़ा करके नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से गेम खेला जरूर था। लेकिन जिस टारगेटेड ग्रुप को पैसा मिला है, वो टारगेटेड ग्रुप दरअसल अति पिछड़ा और महादलित के बीच से सबसे ज्यादा है। अति पिछड़ा की बात जब हम करते हैं तो पसमानदा मुसलमान भी उस दायरे में आते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आज संविधान बचाओ के नैरेटिव के दौर में पसमानदा वाले, अति पिछड़ा और महादलित वाले सेक्शन में जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है, वहां तो वोट मिलना नहीं है। वो वोट जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर मिलना है, और उन्हीं सीटों पर मिलना है जहां जनता दल यूनाइटेड की कांग्रेस से लड़ाई नहीं है। बिहार में 5, 7, 10 ऐसी सीटें हो सकती है जहां जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस की लड़ाई हो, तो जेडीयू को भी उन सीटों पर वो वोट पूरी तरह से नहीं मिलना है या नहीं ही मिलना है। लेकिन बीजेपी को तो पूरी तरह नहीं मिलना है। अब इस परिस्थिति की हम चर्चा करते हैं कि किन राजनीतिक दलों का नीतीश कुमार ने कबाड़ा किया, क्योंकि नीतीश कुमार विपक्षी राजनीतिक दलों का कबाड़ा करने की परिस्थितियों का निर्माण करने में माहिर रहे हैं। जब लालू यादव के वोट बैंक को कमजोर करना था तो अति पिछड़ा कार्ड खेला, जब रामविलास पासवान के दलित वोटों को कमजोर करना था तो महादलित कार्ड खेला, जब भारतीय जनता पार्टी के वैश्य वोटों को जातियों के आधार पर बांटना था तो जाति जनगणना करा करके एक बिल्कुल नया कार्ड खेला 2023 में। और अब जो जाति आधारित छोटी छोटी पार्टियां बन गई हैं, कुछ एनडीए में है तो कुछ इंडिया में है। अब एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की पार्टी है, स्वाभाविक है उनके समुदाय के लोगों को बड़ी संख्या में पैसा मिला होगा, वंचित समूह का हिस्सा माना जाता है। अति पिछड़ा और महादलित या दलित समाज के ज्यादातर जनसंख्या वंचित समाज का ही हिस्सा मानी जाती है। मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में है। खैर अभी वो कहां हैं, इधर हैं, उधर हैं, या प्रतीक्षारत है, वेटिंग लिस्ट में है, या उनकी वेटिंग लिस्ट आरएसी में हो गई है, कंफर्मेशन की प्रतीक्षा है, ये हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। तो जो जातीय राजनीति करने वाले लोग हैं, एक आईपी गुप्ता भी आ गए हैं पान समाज की राजनीति करने, और इन सभी समुदाय के लोगों को ठीक ठाक संख्या में पैसा मिला है। 75 लाख महिलाओं को 243 विधानसभा सीटों पर यदि आप डिवाइड करें तो लगभग 31,000 महिलाएं 10,000 रुपया पाने वाली, औसतन 31,000 महिलाएं हर विधानसभा सीट पर है। तो इन 31,000 महिलाओं में यदि 20,000 महिलाओं का परिवार भी कन्वर्ट होता है तो एक विधानसभा सीट पर तो कम से कम 50-60 हजार वोट होते हैं। लेकिन क्या ये वोट पूरे एनडीए को मिल रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो छोटी छोटी जातीय आधार पर राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उन पार्टियों का कबाड़ा कैसे नीतीश कुमार ने बना दिया है, उसको 2 स्तरों पर समझना होगा। पहला कि वो समुदाय आर्थिक तौर पर बहुत संपन्न नहीं है, जिसकी राजनीति चिराग पासवान करते हैं, जिसकी राजनीति आईपी गुप्ता करते हैं, जिसकी राजनीति मुकेश सहनी करते हैं, जिसकी राजनीति पशुपति पारस करते हैं, और भी कुछ दल बिहार में सामने आ सकते हैं आने वाले दिनों में। तो उस समुदाय के लिए अपनी आर्थिक चेतना और इकोनॉमिक कॉन्शसनेस, उसके वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित करने की दिशा में
जातीय चेतना की तुलना में ज्यादा बड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि उस समुदाय को पता है कि उसके नेता को मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो जो पैसा आ रहा है, उस पैसे को अब कहा जा रहा है कि 10,000 मिला है, आगे 2 लाख तक मिल सकता है। तो 2 लाख तक रुपए मिलने की जहां तक बात है, अभी भी 1,90,000 की आस है। अभी भी लोगों को है कि 10,000 से तो बोहनी हुई है, तो बोहनी के बाद आगे भी अभी खाते में पैसे आते रहेंगे। अब आएंगे नहीं आएंगे, चुनाव के बाद लोग भूल जाएंगे। ये जनता के प्रबुद्ध वर्ग को ही पता है कि चुनाव के बाद क्या होना है। लेकिन मोटे तौर पर जिन्हें मिले हैं 10,000 रुपए, उन समुदायों के बीच ज्यादातर मुकेश सहनी के समाज के लोग हैं। अब वो राजनीतिक तौर पर इस चुनाव के लिए तो अप्रासंगिक दिखाई दे रहे हैं। आईपी गुप्ता भी काफी हद तक अप्रासंगिक दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान भी काफी हद तक अप्रासंगिक दिखाई दे रहे हैं। पशुपति कुमार पारस भी काफी हद तक अप्रासंगिक दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब के अप्रासंगिक होने का मतलब है, पॉलिटिकली इररिलेवेंट कम से कम अगले 2-3 महीने तक होने का मतलब है कि चुनाव का निकल जाना। लेकिन बावजूद इसके 160 का लक्ष्य, इस लक्ष्य के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो चिराग मॉडल 2020 में जेडीयू के साथ खेला गया, जेडीयू के कोर वोटर का एक बड़ा हिस्सा उस चिराग मॉडल को नहीं भूला है। और यदि भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर अगर जेडीयू के कोर वोटर का एक छोटा हिस्सा ही, 25-30% हिस्सा ही यदि उसको राजनीतिक बदले के तौर पर देखने के लिए सामने आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी को अलग नुकसान है। प्रशांत किशोर जो वोट काट रहे हैं, वो बीजेपी के कोर वोटर के सेक्शन का वोट है। कांग्रेस पार्टी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसके साथ सवर्णों का भी एक बड़ा हिस्सा जुड़ रहा है। कम से कम कैंडिडेट के नाम पर ही सही जुड़ रहा है। मुद्दा आधारित जो वोट है, 11 साल की नरेंद्र मोदी की सत्ता से रोजगार के लिए, पलायन के मुद्दे पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जेनजी जो बिहार का कहते हैं, तकरीबन 18 साल से लेकर 30 साल के बीच का नौजवान, वो कहीं ना कहीं इस सरकार से नाराज दिखाई देता है। तो लक्ष्य घटाने पर क्यों मजबूर होना पड़ा, ये सभी समझ रहे हैं। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी और इनके लिए, तेजस्वी यादव के लिए यहां पर एक उम्मीद की किरण क्यों दिखती है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए उम्मीद की किरण इसलिए है क्योंकि वक्फ कानून के बाद एक बात तो तय है। ठीक है, जेडीयू की सीटों पर 5, 10, 15% पसमानदा और उसमें भी खासकर महिलाओं का वोट उन्हें मिल जाए, जिनको पैसा मिला है या पैसा आगे मिलने की आस है। जेडीयू वाली सीटों पर जहां कम से कम कांग्रेस से लड़ाई नहीं है, वहां 15-20% वोट उन्हें मिल सकता है। लेकिन जहां भाजपा लोजपा लड़ रही है, वहां अल्पसंख्यकों का कोई वोट नहीं मिलना है। जहां भारतीय जनता पार्टी जिन 100 सीटों पर लड़ने जा रही है, वहां दलित अल्पसंख्यकों का वोट भी नहीं मिलना है, ना दलितों का ना अल्पसंख्यकों का। यादव समाज का वोट भाजपा के 4-5 यादव कैंडिडेट को छोड़ दे तो उन्हें मिलना नहीं है। मतलब दलित समाज का, महादलित समाज का वोट यदि देखें, माइनस पासवान जो महादलित समाज का वोट है, तकरीबन 13% है। ठीक इसके बाद यदि अल्पसंख्यक देखें तो तकरीबन 18% है। यादव समाज देखें तो 14% है। तो ये 18, 14, 32, 13, 45% है। 5% वोट को हम इधर उधर भी मान लें तो 40% वोट में भारतीय जनता पार्टी वाली सीटें, जिन सीटों पर कमल निशान के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, 40% वोटों पर तो भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। उसे 60% वोटों में ही फाइट कर रही है कि उसमें से अधिकाधिक वोट वो अपने पाले में लाए और सीट जीते। तो जहां 40% वोट किसी पार्टी के खिलाफ खड़े हो, उस पार्टी को अपना लक्ष्य नहीं घटाना होगा तो करना क्या होगा। लेकिन घूम फिरकर सवाल वही आ रहा है कि अमित शाह ने जब 160 सीटें जीतने की बात कर दी, बिहार भाजपा और एनडीए के नेताओं के 2025 में 225 के नारे को 65 सीटें सीधे सीधे घटा दी। इसका मतलब तो यही हुआ कि एनडीए के विरोध में 83 कैंडिडेट कम से कम जीतेंगे। और जब 83 कैंडिडेट जीतने की बात एनडीए खुद स्वीकार कर रहा है कि उसके विरोध में 83 जीत सकते हैं, तो क्या 40 और नहीं जीत सकते? 40 और कैंडिडेट भी जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं? यही स्ट्रेटजी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को चॉकआउट करनी है। इसी स्ट्रेटजी पर काम करना है कि कैसे आगे काम करना है। छोटी पार्टियों के अप्रासंगिक होने के बाद कैंडिडेट सिलेक्शन कैसे हो, सीट सिलेक्शन कैसे हो, उदारता दोनों तरफ से बरतनी होगी। और उदारता बरते बिना बिहार में चुनाव में कम से कम नीतीश कुमार को मात नहीं दिया जा सकता। आज भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी क्या है कि नीतीश कुमार को ढो रही है? मजबूरी यही है कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। मजबूरी यही है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जो एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, वो 11 साल की मोदी सत्ता से नौजवानों और किसानों में कुछ हद तक तो है।
लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी बननी चाहिए वो बन नहीं पा रही है। और उसी एंटी इनकम्बेंसी को चुनाव तक कुछ हद तक बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौन होगा ये ऐलान इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बिहार चुनाव ओपन है, और बिहार चुनाव जब ओपन है तो जनता दल यूनाइटेड इस परिस्थिति में ज्यादा मजे में खुद को फील कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल के लिए परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल हो रही है। कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा मजे की स्थिति दिखाई दे रही है कि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और भारतीय जनता पार्टी खुद ही लक्ष्य घटाती जा रही है। छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेता लक्ष्य घटा रहे हैं। अब कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि 400 पार के नारे से जो नैरेटिव बना संविधान बदलने का, कहीं बिहार में भी 225 के नारे से ना बन जाए। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि संविधान बदलने की प्रक्रिया संसद के द्वारा की जाती है, विधानसभा से संविधान नहीं बदला जाता। विधानसभा रोजमर्रा के काम के लिए होती है, राज्य स्तर के कानून बनाने के लिए होती है। तो विधानसभा में 225 के लक्ष्य से संविधान बनाने बदलने का नैरेटिव तो नहीं बनेगा। तो ये तर्क यही खारिज हो जाता है कि उस परिस्थिति से घबरा कर अमित शाह ने किया होगा, लक्ष्य घटाया होगा। इस तर्क को कम से कम मैं मानने को तैयार नहीं। असल बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार की वास्तविकता का पाला पड़ गया है कि जनता दल यूनाइटेड भले ही तीनों प्रमुख दलों में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस और बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, इन तीनों में सबसे छोटा वोट बैंक जेडीयू का है। लेकिन यह भी सत्य है कि जेडीयू को एंटी आरजेडी मानसिकता वाले वोटर को भी वोट देने में हिचक नहीं है, और एंटी बीजेपी मानसिकता वाले वोटर को भी वोट देने में हिचक नहीं है। और इसी परिस्थिति के बीच नीतीश कुमार के लिए रास्ता बार बार और हर चुनाव में खुलता है। पिछले चुनाव में थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, तेजस्वी यादव की पढ़ाई, दवाई और कमाई के मुद्दे का असर था। लेकिन इस चुनाव में अब जब 10,000 रुपए ही दिए जा रहे हैं 75 लाख महिलाओं को, हर सीट पर 31,000 महिलाओं को पैसा दिया गया, औसतन 31,000 को, तो फिर उसके बाद वो एंटी इनकम्बेंसी की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन उस कम होने के बावजूद अमित शाह टारगेट घटा रहे हैं, तो टारगेट एनडीए का घटे ना घटे, बीजेपी का जरूर घट रहा है। पूरी लीडरशिप सवालों के घेरे में है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो या विधानमंडल दल के नेता सम्राट चौधरी हो, दोनों को प्रशांत किशोर ने निशाने पर लिया है। अशोक चौधरी को भी लिया है जो जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, लेकिन अशोक चौधरी चेहरा नहीं है जेडीयू का, वहां चेहरा नीतीश कुमार है। सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल बीजेपी के चेहरे हैं। फर्क यहीं पड़ता है, और फर्क 2023 के बाद और जाति जनगणना के बाद की परिस्थितियों से जो हालात बने हैं उनसे पड़ा। देखते हैं और कितना फर्क पड़ता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।